हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच क्राउन पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की इतिहास को कवर करने जा रहा हूँ। इतिहास के 3 भाग हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस सारे मिलाकर 41 टॉपिक हैं, 41 टॉपिक। मैं इसे कवर करने की कोशिश करूँगा, रोज़ 2 या 3 टॉपिक्स। जिनको भी बुक को अच्छी तरह से समझना है वो कृपया हमारे साथ रोज़ जुड़े, 2 या 3 टॉपिक रोज़ कवर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। तो कहना चाह रहे हैं, भारत का समाज और संस्कृति आज जैसी भी स्थिति में है उसके पीछे भारत का पुराना इतिहास बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर पुराना इतिहास महत्व नहीं रखता तो आज हमारी समाज और संस्कृति ऐसी नहीं होती। ये तो सब लोगों को पता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। जो पुराने समय में जो विकास हो रहे थे वो धीरे धीरे विकास होकर ही आज के समय तक चलता हुआ आ रहा है। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को पुरानी इतिहास को अच्छे से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास जानने के लिए हमें स्रोतों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। कोई भी चीज़ को जानने के लिए उसके पीछे का स्रोत जानना ज़रूरी है पहले, तभी हम लोग किसी चीज़ को अच्छे ढंग से जान सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वर्तमान जो अभी स्थिति है इसकी जड़ें कहाँ हैं, आखिर मतलब इसका कारण क्या है। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ के यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। जिनको भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा वो कृपया कमेंट कर दे, मैं फिर से दोबारा कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में हिचक रहा हूँ। आप लोग कृपया इसे समझ जाए। पहला टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। ये हैं साहित्यिक और पुरातात्विक। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका आधार दो स्रोतों मतलब 2 वर्गों में किया गया है, विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया गया है। तो उसमें से 2 मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आता है वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। और पुरातात्विक में क्या क्या आता है? पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। साहित्यिक स्रोत में वैदिक आते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। और इसी के अंतर्गत आते हैं विदेशियों द्वारा विवरण। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य स्रोत को पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण है। बौद्ध साहित्य में क्या क्या है? बीना पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावधान, बुद्ध चरित जिसे अश्वघोष भी बोलते हैं, महाभिवास जिसे वसुमित्र, जातक आदि। अब जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। अब ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में आते हैं राजा तरंगनी, जिसके राइटर थे कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बदोई, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ठीक है। और स्वप्न वासव दत्ता,
इसके राइटर है भास। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। 2 वर्गीकरण कौन से हैं? साहित्य और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत में क्या क्या आते हैं? वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य। और पुरातात्विक में पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। विदेशियों द्वारा विवरण संस्कृत साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। और बौद्ध साहित्य में क्या क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवदान एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ में रजत रंगनी, जिसके राइटर कौन थे? कल्हण, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबदोई। और दोस्तों, मैं हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के अंत में 5 सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। राजाओं द्वारा रचित साहित्य। अब कुछ राजाओं द्वारा भी रचित साहित्य हैं जो आप लोग देख सकते हैं। हाल, सातवाहन वंश के राजा थे, हाल नाम के। उन्होंने एक साहित्य की रचना की थी, गाथा सप्तशती। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के राजा थे। मतविलास प्रहसन, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ठीक है। सोमेश्वर चालुक्य वंश के थे। मानसोल्लास के राइटर थे ये। हाल के कौन थे? गाथा सॉरी हाल किसकी रचना किए थे? गाथा सप्तशती, सातवाहन वंश के राजा थे। ये पूछ सकता है कि जो हाल थे वो कौन से वंश के राजा थे। साहित्य स्रोत ग्रंथ, प्रमुख तथ्य, मतलब साहित्य स्रोत ग्रंथ के जो प्रमुख पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। कल्हण की रजत रंगनी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। जो कल्हण की रजत रंगनी है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। रजत रंगनी याद कर लेना आप लोग ये अच्छे से। महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक है। दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी? नेपाल में। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि जो थे संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी सबसे पहले। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का विवरांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि जो थे वो किसकी रचना किए थे? महाभाष्य की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। किस पर आधारित है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक है। अर्थशास्त्र एक छूट गया। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। वानभट्ट ने हर्षचरित के रूप में ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना की थी। हर्ष के दरबारी वानभट्ट ने। अर्थशास्त्र ने कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। उनका 2 नाम और है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अगर आपको कहीं चाणक्य और विष्णुगुप्त भी दिख जाए तो वो समझ जाना आप कौटिल्य ही है। मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। मौर्य काल में जितने भी राज्य व्यवस्था के चर्चा है, इस अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखे गए हैं उसी में पाया जाता है। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लो। कल्हण की रजत रंगिनी में क्या मिलता है? ऐतिहासिकता की झलक, सबसे पहली बार। महावंश और दीपवंश जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें क्या मिलता है? दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ। ठीक है। ललित विस्तार की रचना कहाँ हुई थी? नेपाल में। ये भी बौद्ध ग्रंथ है। पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, ठीक है, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। ऐतिहासिक महत्व का जो प्रथम रचना था वो किसने किया था? हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट। ठीक है। अर्थशास्त्र ने
अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई, उनका दो नाम और था, चाणक्य और विष्णुगुप्त। उसमें क्या चीज़ का वर्णन है? मौर्यकालीन राज व्यवस्था का। ओके। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। वाकपति जो थे उन्होंने किसके ऊपर में लिखी एक पुस्तक? राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक एक पुस्तक। उनका किताब का नाम क्या था? गौरवह। वाकपति ने लिखा। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य, पद्मगुप्त का नवशाह सांचरित्र, बिल्लाल का भोज प्रबंध आदि। ठीक है। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कलबक्कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। क्या बोला गया है? तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदिक, इनका नाम थोड़ा सा टफ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ जाना। पल्लव शासक नंदीवर्मन थर्ड की प्रशस्ति है। विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। अगर आप लोगों में से किसी को पूछ दिया जाए कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो हेरोडोटस। उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उनके बाद आता है मेगास्थनीज। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल गया, ये सारे यूनानी लेखक हैं, ठीक है, जिनका नाम मैं अभी लूँगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस राजदूत के रूप में, सेल्यूकस निकोटर एक थे, उनका राजदूत था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है। इंडिका की रचना भी की इन्होंने। अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया है। क्या दिया है अज्ञात यूनानी लेखक ने क्या बताया है? ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश, मतलब भारतीय बंदरगाहों के बारे में, प्राकृतिक स्थिति के बारे में और व्यापार के बारे में अपनी एक पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में बताया है अज्ञात लेखक। ठीक है। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की बात है। प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। टॉलमी जो थे एक लेखक, उनकी ज्योग्राफी किसकी जानकारी देता है? प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी। ठीक है। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। स्ट्रेबो का कहना है कि मेगास्थनीज जो बोलते हैं वो काल्पनिक है। ठीक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इनका कहना है स्ट्रेबो का। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकोटर के राजदूत। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आए थे, इंडिका की रचना की थी, उन्हीं की बातों को इन्होंने काल्पनिक माना है। अब हम लोग आते हैं रोमन लेखक में। रोमन लेखक में सबसे पहले किनका नाम आता है? पिलनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। रोमन लेखक जो थे पिलनी, इनकी एक बुक है नेचुरलिस हिस्टोरिका, भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी इसी बुक में मिलती है। ठीक है। चीनी विवरण। अब आते हैं चीनी विवरण में। फैहान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। ठीक है। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फुकोकी की रचना की। फैहान ने एक रचना की थी, उसका क्या नाम था? फुकोकी, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फैहान के फुकोकी में किस चीज़ का वर्णन है? भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर। वो कब आया था भारत? 5वीं सदी के प्रारंभ में।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ओके। ह्वेनसांग, उनका एक और नाम था युआन च्वांग, लेकिन ज़्यादातर ह्वेनसांग का ही प्रयोग होता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की। ये लोग चाइनीज़ थे, इसलिए इन लोगों का बुक का नाम भी फूको की, सी यू की इस टाइप से है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को याद कर लेना किसी तरह ट्रिक वाइज या कैसे भी। मैं ट्रिक वीडियो भी बना दूंगा। की रचना की, ठीक है, सी यू की रचना की। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इनकी जो रचना थी सी यू की, इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाट्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र वी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? उन्हीं के मित्र वी ली ने। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। तो सी यू की के रचनाकार कौन थे? ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? उन्हीं के मित्र वी ली ने। और अब आते हैं इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है, तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन भी उन्होंने ही किया था सर्वप्रथम। अब अरबी लेखक में आते हैं सुलेमान अलबरूनी। तो सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। सुलेमान पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में बताते हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी का समकालीन था, ठीक है। उन्होंने तहकीक ए हिंद और उपनाम किताब उल हिंद की रचना की। अलबरूनी किताब उल हिंद उर्फ तहकीक ए हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। भारत के लोग किस प्रकार रहते थे, तहकीक ए हिंद में उसकी रचना है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंगियूर तथा तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इन सारे लेखक जो थे, ये सारे लेखक यूनानी लेखक, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, ये सारे जो थे, इन सब के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, एक तिब्बती बौद्ध लेखक थे तारानाथ, 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंगियूर तथा तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। देखिए यहाँ से विदेशी द्वारा विवरण से आपका रिवीजन करवा देते हैं। यूनानी लेखक में सबसे पहले हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। ये कौन थे? सेल्यूकस निकोटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अज्ञात लेखक, ठीक है। इन्होंने भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश डाला। कौन सी बुक में? पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में, ठीक है। लाल सागर, ठीक है, लाल सागर भी बोला जाता है उस बुक को। टॉलमी की ज्योग्राफी में प्राचीन भारत भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज की सारी विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक पिलनी की नेचुरल्स हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है, ठीक है। चीनी विवरण में फैहान, जो कब आए थे? 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने फूकोकी की रचना की और गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डाला अपनी बुक में। उनके बाद ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और उन्होंने भी रचना की सी यू की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाट्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार का नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इस लाइन को आप लोग समझिए फिर से। 138 देशों का विवरण मिलता है वाट्स के अनुसार। वाट्स एक दूसरे राइटर थे, उनके अनुसार भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देते हैं। कौन देते हैं? यही ह्वेनसांग, वाट्स के अनुसार, ठीक है। ह्वेनसांग के मित्र की जीवनी लिखी थी। उसके बाद इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का भी वर्णन किया है। अब हर्षवर्धन के समय भारत आए थे 629 ईस्वी में, तो उन्होंने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है, ठीक है।
यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन था। ठीक है, अल-बरूनी ने तहकीक हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन मिलता है अल-बरूनी की पुस्तक में। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंगियूर तथा तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर, सिक्के को ही मुहर, स्मारक मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद भांड, आभूषण आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं? अभिलेख, सिक्के, स्मारक मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद भांड, आभूषण आदि। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुराशास्त्र का पितामह कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। शब्दावली में अभिलेख, देखिए अभिलेख किसे कहते हैं? जो लेख मुहर प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। आप लोग समझे? जो हमें चट्टानों में, स्तूपों पर मिलते हैं, उन्हें हम लोग अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। पहले तो अभिलेख किसे कहते हैं आप समझ गए? जो लेख मुहर प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख के अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी का हिंदी पुरालेख शास्त्र होता है। पैलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पैलियोग्राफी का मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं पुराना बातों को, तो प्राचीन तिथि के अध्ययन हम लोग जो डेट पता करते हैं ना किसी चीज़ का, अभिलेख ये कब लिखा गया है, डेट पुराना तिथि को ही हम लोग जो पता करते हैं जिस विधि से, उसे पैलियोग्राफी कहते हैं। हिंदी में उसे पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के जो अध्ययन को कहते हैं उसे मुद्रा शास्त्र या इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के बारे में जानते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कसारपन कहा गया है। भारत के प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था? पंचमार्क या आहत सिक्के। साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया? कसारपन। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पुराने सिक्के किसके बनते थे? तांबे, चांदी और सोने के और शीशे के। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लेखित मिलती थी। स्टार्टिंग के जो सिक्के थे उसमें कुछ और प्रतीक मिलते थे, लेकिन बाद में सिक्कों पर राजाओं देवताओं के नाम, तिथियां उल्लेखित मिलती है। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के राजाओं ने। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासक जो थे, जितने भी शासक थे, उन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाह ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाह ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। गुप्त काल में क्या? स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ये याद कर लेना आप लोग या लिख लो। अभी मैं आप लोगों को बस एक लाइन से पढ़ाते हुए समझाते जा रहा हूँ, आप लोग अभी सुनते जाओ, फिर इसका पूरा रिवीजन वीडियो आएगा, उसमें मेन टॉपिक हम लोग लिख लेंगे। इसकी PDF भी आप लोगों को मैं बना के दे दूँगा। अब अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। अभिलेख मुहरे कहाँ मिलते हैं? प्रस्तर, चट्टान और ताम्रपत्र पर।
तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। ठीक है, अभिलेख हम लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है? मैसूर संग्रहालय में। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरेम नामक ग्रंथ में संकलित है। मौर्य और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख किस ग्रंथ में है? कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम अभिलेख में, सॉरी ग्रंथ में। अभिलेख में प्रयुक्त लिपियाँ, अभिलेख जो होते थे पहले के, उसमें कौन कौन से लिपि प्रयुक्त किए जाते थे? सबसे पहली लिपि प्राकृत लिपि, दूसरी ब्राह्मी लिपि, तीसरी खरोष्टी, चौथी यूनानी एवं आरामाइक लिपि और नहीं है। ठीक है, 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेख जितने भी हैं सब प्राकृत भाषा में हैं। अब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इधर से नहीं, सॉरी इधर ही से, बाएं से दाएं, हाँ बाएं से दाएं, सॉरी मैं कंफ्यूज कर गया था, सॉरी गाइस। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हाँ, अशोक के दाएं के बाएं, मतलब दाएं से बाएं इधर आते थे। ठीक है, खरोष्टी लिपि। यूनानी एवं आरामाइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। यूनानी एवं आरामाइक लिपि में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो गाइज आज पहली टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं। पहली टॉपिक अभी थोड़ी सी बाकी है, ये पूरा और ये पेज पूरा बाकी है। आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूंगा ये भी। ठीक है, या फिर आज ही मैं अपलोड कर सकता हूँ इस वीडियो को। मैं 1 या 2 वीडियो रोज़ अपलोड करूँगा। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए और मैं पूरी इतिहास, हो सकता है तो पूरी बुक को भी समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।